हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से प्रीवियस लेक्चर में हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और ये कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और उनके संघर्ष की कहानी है कि किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की और अपनी वीर गति को वो प्राप्त हो गई। आज की क्लास में हम इस कविता के सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवित्री ने हमें बारे में बताया कि स्वतंत्रता के लिए क्या क्या योगदान दिया और अपने प्राणों की बाजी दे हमारे स्वतंत्र भारत के वीर गति को प्राप्त। तो आइए इस कविता के भाव को सारांश को एक बार रिवाइज। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक मात्र एक कविता नहीं है। ये जो है हमारे इतिहास को भी दर्शाता है। हमारे इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मी क्या उनका योगदान था अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई की। सिंहासन हिल, राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए, गुलामी की जंजीरों जकड़े जर्जर बूढ़े भारत पर हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई अमूल्य समझ के उन्होंने भारत से आने का निश्चय। अत्याचार इतना बढ़ गया था, अब जो है सारे सिंहासन में। और ये जो है ये हलचल तब ज्यादा हुई जब झांसी की रानी ने आवाज उठाई। सभी को जो है अब अपनी आजादी का मूल्य समझ वास्तव में इसी तरह से काम कर। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी वीर पुरुष यह कहानी बोलो। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की, इनका बचपन का नाम अपने पिता की संतान थी और उसके बचपन का जो बचपन है वो नाना साहब के साथ पढ़ा और खेली। नाना साहब के साथ नाम इनकी और अपने पिता की। ये नाना साहब जो है वो वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाती, बल्कि पर्ची पाल पाण को अपनी। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली, जिनका बचपन का नाम छबीली था। तो बचपन में छबीली जैसे हर किसी का निकनेम होता घर, ऐसे ही लक्ष्मीबाई के का नाम भी। वो अपने पिता की अकेली संतान थी और उनका बचपन नाना साहब यानी कि उन्हीं के साथ वो पढ़ थी। और आगे देखिए, वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बल्कि बल्कि पर्ची पाल उन्हें शिवाजी जैसे हाँ मुँह जुबानी याद थी। कवियत्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड हर बोले के मुंह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुष बहादुरी से लड़ी। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था मानो वो लक्ष्मी या दुर्गा तारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब पार करना, को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और उसके प्रिय खेल। देखिए बचपन में जिस उम्र में अन्य खेल रानी लक्ष्मी है क्या क्या करती थी, वो जो है नकली व्यूह रचना युद्ध क्या करती थी, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करती। और उनके जो अस्त्र शस्त्र थे सामान थे खिलौने, वो उन्हीं से खेलती। जैसे अलग अलग जो अस्त्र शस्त्र होते हैं और वीर शिवाजी की वीर गाथाओं को। तो ऐसी कहानी जो है
बुंदेल कर बोली। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था मानो वह वीरता की लक्ष्मी यज्ञ, अब उसका रूप देखा मानो वो लक्ष्मी स्वयं दुर्गा का रूप। उसकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते, मराठे उसे देखते थे और प्रसन्न होते कि वो नकली युद्ध रचना करती थी और खूब शिकार करती, शत्रु की सेना को घेर और शत्रु की सेना उसके पीछे खेल। और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी भवानी है, उसे लक्ष्मीबाई की तो आराध्य देवी। देखिए, वीर होने के साथ साथ लक्ष्मीबाई धार्मिक भी थी, पूजा पाठ में भी विश्वास करती और महाराष्ट्र की जो भवानी है, उनकी वो आराधना करती। अब आगे देखिए, वीरांगना छबीली का विवाह झांसी गंगाधर राव। अब जब वो बड़ी हुई, शादी झांसी के राजा गंगाधर, तब रानी लक्ष्मी राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे और उसके विवाह के अवसर पर झांसी राजमहल मानो वो झांसी में बंदूकों की आ गई। ऐसा लगा जैसे सीता को वीर अर्जुन ने कहा या शिव प्रकार से सीता ने अर्जुन को पाया, उसी को भवानी मिली। ऐसा ही गंगाधर राव हैं झांसी राजा, उनको रानी लक्ष्मी। रानी के विवाह के बाद झांसी, किंतु समय के साथ बादल भी दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथ हाथ चूड़ी। लेकिन विवाह के बाद ही अब ये भाग्य को भी उन पर गंगाधर राव में संतान मर गई और रानी का बहुत ही कम उम्र। लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब आई तो वहां का में काला छा गया, किंतु हथियार उठाने वाले हाथों को चूड़ियां कब शोभा देती हैं। और इनके पति की जो है मृत्यु हो गई थी। झांसी का दीपक बुझ जाने पर, अर्थात राजा के मर जाने पर, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अब क्या हुआ, जब झांसी के राजा की मृत्यु हुई तो डलहौजी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। तो उस समय अंग्रेज, जैसा कि हमने कविता में भी बताया था कि अंग्रेज जो है सभी राज्यों को हड़प चुके थे, कुनीतियों से, कूटनीतियों से उनकी हत्याएं कर देते थे और उनका राज्य हड़प लेते थे। ठीक है, तो उसने तुरंत अपनी फौजें भेजी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश जो है राज्य बनकर वो वहां आ गया। रानी ने आंसू भरकर देखा तो झांसी उजड़ रही थी। जब अंग्रेज ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। अब ये अंग्रेज कैसे हमारे भारत में आए, एक व्यापारी बनकर आए थे अपनी कंपनी को लेकर के, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी लेकर के। और उस समय इन्होंने यहाँ दया की भीख मांगी थी कि भाई हमें अपने देश में जगह दे दो, हम यहाँ पर आपका विकास करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हमारे भारतीय और भारतीय जो राजवंश हैं वो बड़े सीधे साधे हैं, तो उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे उन पर अपना राज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया और हमारे पूरे भारत को गुलाम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियां उसके पक्ष में आ गई। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया। तो सबसे पहले तो वो क्या करते थे, उनसे दया की भीख मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अब उन्होंने उन राजाओं को ही ठुकराना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाले अंग्रेज शासक की
विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया था। अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली, उस पर अपना अधिकार कर लिया, लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया, बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया और नागपुर पर भी उन्होंने घातक हमला किया। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी पर भी अंग्रेजों के सामने वो ठहर न सका, यानी कि इन सभी राज्यों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आगे सिंध, पंजाब, म्यांमार, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, की भी हो गई। तो इन सभी राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, अपना गुलाम बना दिया। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, जिन राजाओं के राजपाट छिने, उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थी, यानी कि जहाँ रानियों के रहने का जो स्थान होता है, जगह होती है, वहां पर रनिवासों में वो रो रही थी। और जिन नवाबों की रियासत छीनी गई, उनकी बेगम भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य जो कपड़े और गहने थे, वो कलकत्ते के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के प्रसिद्ध नौलखे हार बाजारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतें तथा रानियों की शोभा थी, वे पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथों बिक रही थी। तो इस प्रकार का माहौल उस समय बन गया था। तो ये मात्र कविता नहीं है, ये उन अंग्रेजों के कुकृत्य और हमारे गुलाम भारत की दशा को भी दर्शाता है कि कैसे हमारे राजवंशों ने, रानियों ने, नवाबों ने किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया और अंग्रेज किस तरह से जो है यहाँ आए थे। साथ में उन्होंने कैसे पहले एक तरह से एक भिखारी की तरह एक कंपनी लेकर के वो यहाँ आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा किया और पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे, क्योंकि अब जो है डलहौजी ने झांसी पर भी अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अब रानी ने भी क्या कहा कि भाई अभी अपनी राज्य को जो है क्या करना है, उसे मुक्त कराने का उन्होंने प्रयास करने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे, क्योंकि सभी पर अंग्रेजों का जो है अब राज्य चल रहा था। सब लोग अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने इनके विरुद्ध आवाज उठाई और उधर जो है नाना धुंधुपंत पंत और पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए आवश्यक जो सामान है वो जुटा रहे थे। उनकी जो बहन थी छबीली, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी। तो रानी ने भी जो है अब सभी को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया कि भाई ये लोग जो है हमें गुलाम कर रहे हैं, इस तरह से हम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें जो है इनको यहाँ से भगाना होगा। अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। अंग्रेजों से अपनी आजादी छीन लेने से की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ियां यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। आजादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेज सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आजादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, यानी उनको भी प्रेरित करना था। तो अब जो है सभी जो है अंग्रेजों के लिए युद्ध के लिए सभी को जो है प्रेरित किया जा रहा था कि भाई अब जागो। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो उनके वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। अनेक जो वीर योद्धा थे उन्होंने बलिदान दिया। इसमें नाना धुंधुपंत थे, तात्या अजीमुल्ला अहमद शाह, मौलवी कुरकुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आजादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम
सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते हैं। कहते हैं अंग्रेज जो है, अगर वो जो है अपने देश के लिए आवाज उठाएं, उसके लिए वो त्याग करें, बलिदान करें, तो अंग्रेज उसे जुर्म मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध जो आवाज उठाएगा, जिसका शासन होगा, तो उनके लिए तो वो जुर्म है। लेकिन वास्तव में वो उनकी अपने देश के प्रति प्रेम था, कुर्बानी थी, त्याग था और बलिदान था। ठीक है, तो अंग्रेज जो है कहते थे भाई तुम जुर्मी हो, उनको सजा दी जाती थी इस बात के लिए कि तुम आवाज क्यों उठा रहे हो। ठीक है, हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं। अब यहाँ लेखिका कहती हैं, देखिए बीच में वो जो है उन सभी स्वतंत्रता संग्रामियों के की उन्होंने बात की, लेकिन कहते हैं अब हम झांसी पर फिर से लौट जाते हैं कि झांसी में क्या क्या हो रहा था उस समय। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदान का दृश्य देखते हैं, यानी कि अब मैं आपको फिर से झांसी के मैदान में लेकर जाती हूँ, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी थी, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी जवानों के साथ झांसी पर उसने हमला, लेकिन रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि रानी ने लेफ्टिनेंट वॉकर को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो अब लेफ्टिनेंट वॉकर को जब रानी ने हराया, तो वो जो है बहुत ही जो है आश्चर्यचकित हो गया कि एक महिला जो है इस प्रकार से कैसे, ये तो मर्दों से भी अच्छा जो है युद्ध करती है। ठीक है, तो वो जो है आश्चर्य में था। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई जो है लगातार उसने यात्रा की और वो कालपी तक आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका जो घोड़ा था वो थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए और कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी। उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा जो सिंधिया था वो अंग्रेजों का मित्र था। उस समय जो है कुछ ऐसे दुष्ट राजा भी थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे। ठीक है, तो वो अंग्रेजों का मित्र था, उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। ठीक है, लेकिन उसमें भी अंग्रेजों की कूटनीति थी। वो हमारे राजाओं को पहले प्रलोभन देते थे कि भाई तुम मेरे साथ जो है मित्रता करो और उस राजा से तुम युद्ध करो और फिर जो है मैं तुम्हें वहां का राज्य दे दूंगा। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वहां भी अंग्रेजों का पूर्ण शासन रहता था। ठीक है, तो वो जो है इस प्रकार की कूटनीतियां बनाया करते थे, कौन, अंग्रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमने झांसी की रानी का सारांश पढ़ा, जिसमें ये कहानी जो है कविता के माध्यम से लेखिका ने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई है सन 1857 की, उसका वृतांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम इसके सारांश को फिर से पढ़ रहे हैं। कविता को हम पढ़ चुके हैं, उसके अर्थ को हमने पढ़ा। सारांश करने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।